हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त रहना चाहिए। एकदम अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। सबसे इम्पोर्टेंट अपने घर में रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो, लाइक करो, जो तुम्हें अच्छा लगे सब करो। बस किसी तरीके से अपने घर में रहो। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बोलना। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो बेटा। वीडियो देखो, प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखो, ताकि ये समझ में आए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? तो आज का जो सेशन है हमारा, ठीक, बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने अगले सेशन पे। तो आज का सेशन हमारा क्लास 11 का बेस है। तो आप लोग को याद होगा कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जाके कुछ क्लास 11 के सेशन में सेंटर ऑफ मास पर डिस्कशन किया था हम लोगों ने। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का बेसिक तरीका को आपको समझ में आ गया था कि कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। हमने रिंग का देखा था, हमने डिस्क का देखा था, एक रॉड का भी देखा था। रॉड की अगर मास वेरी कर रही है तब भी हमने निकाल लिया था। बहुत सारे पॉइंट मासेज अलग अलग जगह पे रखे गए हैं, तब भी हमने निकाल लिया था। तो एवरी टाइप ऑफ पार्ट हमने कर लिया था सेंटर ऑफ मास का की पोजीशन को कैलकुलेट करने पे बेस्ड। ठीक है, तो आज का हमारा जो पार्ट है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज का, वो है हमारा बेसिकली डिपेंड्स ऑन की मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे चलने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को फाइंड करने में, स्पेशली कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम बोलते हैं इसे। ठीक, बहुत बार जेई में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, तो आप लोग इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो उस क्वेश्चन को अभी हम एक बार कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम में अक्सर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि ये मान लो कि हमारा कुछ भी है, लाइक अ डिस्क। एक डिस्क कंसिडर कर लेते हैं। इस डिस्क की मास कैपिटल एम की, रेडियस हमारा कैपिटल आर है, दिस वन इज द सेंटर। हमने क्या किया, इस डिस्क से एक पार्ट काट कर बाहर निकाल दिया। ठीक, एक आर्बिट्रेरी, बस मैं ऐसे कोई भी पार्ट कहीं से भी मैं काट के निकाल लूं। मान लो कि यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ऐसे काट के, मतलब डिस्क ही काट कर यहाँ से हमने बाहर निकाला है। ठीक है, तो अब जो पोर्शन बच गया है, तो बचा हुआ पोर्शन कौन सा है बेटा? मैं इसको ब्लू कलर से मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, कटा हुआ पोर्शन नहीं है ये। ठीक है, ये रिमेनिंग पोर्शन है, इतना पार्ट काट के हमने बाहर निकाल दिया। तो पूछा गया कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक, ऐसे तो आपको पता है कि डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होना चाहिए था। समझ में आ गई बात में? सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक ऐसी पॉइंट जहां पे हम ये एज्यूम कर लें कि पूरी की पूरी बॉडी की मास कंसेंट्रेट है। ठीक, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये पार्ट कटा हुआ नहीं होता, तो फिर पूरे डिस्क की सेंटर ऑफ मास उसकी सेंटर पे होती। ये बात तो क्लियर है। सिमेट्रिकल कंडीशन में आपने ये भी अच्छे तरीके से सीखा है कि अगर कंडीशन सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस सिस्टम का या बॉडी का, उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो जरा सोचना कि ये जो पार्ट काटकर हमने बाहर निकाला है, अगर ये कटा हुआ नहीं होता, या फिर जो काट के बाहर निकाला वापिस से लाकर प्लेस कर दो, ये वापिस से डिस्क बन गया, है ना? सो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? ये क्या है? डिस्क है। मतलब ये जो पोर्शन काट के बाहर निकालना था, उसको वापिस से लाकर प्लेस कर दिया जाए, तो पूरा सेंटर ऑफ मास सिर्फ यहीं पे होता, सेंटर पे। क्लियर है बेटा? इतनी बात तो समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है और ये जो कटा हुआ पोर्शन यहाँ पे रखा होता, उन दोनों बॉडीज का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास ये है। सोचो सोचो, जो मैंने बोला उसको जरा ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर ये पोर्शन कटा हुआ नहीं होता कि ये पूरी डिस्क होती, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता। क्लियर है बेटा? अब इस डिस्क को दो टुकड़े में मैंने मतलब दो ऑब्जेक्ट में कंसिडर किया, एक जो रिमेनिंग पोर्शन है और एक जो कटा हुआ पोर्शन है, जो कि वापिस यहाँ पे डाल दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए। तो इन दोनों बॉडीज का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यही होता, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड डिस्क बन गया। डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो वही सेंटर है इसका। क्लियर है बेटा? मतलब इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, रिमेनिंग पोर्शन का एक अपना सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर है? यहाँ पे इन दोनों का कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ये होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो डिस्क बना रहे थे।
क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है फिर तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो सेंटर जो देख रहे हो आप, इसको अगर मैं ऑरिजिन कंसिडर कर लूं, मान लो कि ऑरिजिन इसको अगर कंसिडर कर लिया जाए, ठीक है, तो क्या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद है आपको फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अब हमारे पास तो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कौन सा? एक कटा हुआ पार्ट और एक जो बचा हुआ पार्ट है। क्लियर? तो कटे हुए पार्ट को एम सी लिख रहा हूं मैं, इसका जो मास है वो एम सी है, और ये जो बचा हुआ है एम रिमेनिंग, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, एम कटिंग, ठीक, समझ में आ गया, एम जो रिमेनिंग है। ठीक, और टोटल मास कितना होगा इनका? कैपिटल एम के बराबर, ये भी आपको पता है, एम सी प्लस एम आर इज इक्वल टू कैपिटल एम, ये भी जानते हो आप अच्छे तरीके से, इसमें तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं बेटा, ये तो आप जानते हो कि भाई। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, यहाँ पे तो जिस बच्चे को ये समझ में आ रहा है, ठीक है, उसके लिए तो ये निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैं जनरली नीट वाले बच्चों के लिए ये फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ, जेई वाले को इसकी जरूरत नहीं है, जेई वाले बेसिक को समझे। मतलब जो बात काट के बाहर निकाला उसको वापिस से प्लेस करो इस बॉडी का, और जो रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ है उसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास तो इस डिस्क का सेंटर ही होता। समझ में आ गई बात? तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया। ठीक, जैसे इसको प्लेस किया, सॉल्व किया, ये आ गया। अब ये देखो रिमेनिंग पोर्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये देखो एम क्या है? टोटल मास ऑफ द डिस्क, जब आपने कोई भी चीज काट के बाहर नहीं निकाला था, इनटू जब आप काट के बाहर नहीं निकाल रहे तो उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ गई बात? में याद रखना, ये एक्स सी एम क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, यही याद रखो। ये पार्ट जो काट के बाहर निकाला है उसका मास, ठीक है, और ये उस सेंटर ऑफ मास, मतलब जो पार्ट काट के बाहर निकाला है उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ये मास है टोटल जिसका बिना कटे हुए, ये क्या हुआ है? कटे हुए पार्ट का। अब जिस बच्चे को ये निकालना आता है ना, उसका सब कुछ बहुत आसान है। देखो इसको और छोटा सा रिलेशन बना सकते हैं, अगर इसकी थिकनेस और डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो मास को कैसे लिखते हैं बेटा? याद करो तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम लिखी जा सकती है। हो क्या है ना, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो इफ द डेंसिटी ऑफ, ठीक, अगर जिस बच्चे को ये भी पता है, ठीक, मैं एक आसान एरिया के टर्म में निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। जय हिंद बेटा। अब इसे देखो, इसको मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जरा देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ डेंसिटी is uniform, density and thickness is uniform। अगर यूनिफॉर्म है तो उस केस में अब मासेस की वैल्यू देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू, ये क्या था बेटा? मास ऑफ द डिस्क। तो उसको क्या लिखेंगे? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। वो क्या है ना, सबको पता है ये बात। तो क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ द डिस्क मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस टी, ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस, ये देखो ये कटे हुए पार्ट का मास है, तो वो कितना हो जाएगा? उसकी भी तो डेंसिटी यही है, इसी से को काट के बाहर निकाला है हमने, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका एरिया, कटे हुए पार्ट का एरिया, मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, क्योंकि थिकनेस हमने सबका सेम माना है, क्लियर है, इनटू एक्स ऑफ कटा हुआ पार्ट डिवाइडेड बाई, हम क्या लिखेंगे? टोटल मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज व्हाट? ए इंटू टी माइनस कटा हुआ मास डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। देखो तो कहीं पे डेंसिटी एंड थिकनेस ऊपर और नीचे न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से गायब हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बच गया? बता दो जल्दी से, डेंसिटी और ये थे, तो ए एक्स सी एम माइनस कटे हुए पार्ट का एरिया इंटू कटा हुआ पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी को गायब हो गया, टोटल एरिया बिना काटे हुए माइनस एरिया ऑफ कटा हुआ पार्ट, कटा हुआ पार्ट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया के टर्म में, मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं, एरिया के टर्म में भी निकाल सकते हैं। देखो ये मास के टर्म में लिखा हुआ है, अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप ये यूज करेंगे, और अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन याद रखना थिकनेस भी सेम होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आ गई?
अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर तो अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने ऐसे कैविटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये पूरी कहानी आपको समझ आ गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो लेट्स चलो स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। देखो बेटा, अब जैसे मान लो कि यहीं पे क्वेश्चन था कि ये हमारा डिस्क है, ये डिस्क है हमारा, टोटल इसका मास m गिवन है, रेडियस r है, इसकी मास की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक। इसकी रेडियस r गिवन है, ये तो आपको पता है। यहाँ से एक सेंटर, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे सेंटर एज्यूम करके एक डिस्क ऐसे काट ली गई जिसकी रेडियस कितनी है, r/2। एक पोर्शन ऐसे काट के हमने बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये आपसे पूछा गया। जी देखो, ये जो काट के हमने जो बाहर निकाला है ये है हमारा, ये इस तरीके से पोर्शन काट के हमने बाहर निकाल दिया, ठीक। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो कौन सा बेटा, ये, ठीक है। अब इसका अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो, क्योंकि कोई यहाँ पे डेंसिटी और थिकनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे सेम मान लेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, अच्छा एक काम करके सबसे पहले बहुत बार डिस्टेंस ना आपको सेंटर से निकालने को बोलेगा, मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, तो मैं इस पोजीशन को ओरिजिन मान लूं, क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यहाँ ओरिजिन मानना है तो उसके रिस्पेक्ट में बात करना, नहीं गिवन है तो आप कहीं भी मान लो, ठीक है। तो ये ओरिजिन आ गया हमारा। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट कितना, देखो कि ये r/2 डिस्टेंस पे, तो ये r/2, 0 हो गया। अच्छा जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, x, 0 पे, मुझे नहीं पता ये x कितना, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं निकाल दे, क्योंकि सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक। अगर y कोऑर्डिनेट भी अगर होता तो हम बिल्कुल उसी तरीके से कर लेते जो पहले हमने किया है, जहां जहां x लिखा था सबको y से रिप्लेस कर लेना, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है, ठीक, कि फॉर्मूला रिमेनिंग पोर्शन का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू टोटल मास बिना काटे हुए, मतलब बिना कैविटी का, मल्टीप्लाइड बाई बिना काटे उसके x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, यही था ना, ठीक। आप चाहो तो एरिया के टर्म में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरिया हो गया, ठीक, माइनस जो काट लिया उसका एरिया और जो कट गया उसके एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास, कटे हुए पार्ट का, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया माइनस कटा हुआ पार्ट, ठीक। समझ में आ गया। देखो तो टोटल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो क्या है, 0 है ना। देखो ये अगर काटा हुआ नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे होता है ना, माइनस जो कटा हुआ पार्ट है उसकी रेडियस है r/2, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई r/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट r/2 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाई 4। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो कितना आ रहा है जरा, देखो देखो ये कितना आ गया, 4 - 1 3, 3/4 पाई आर स्क्वायर को खटाक कर दो, गायब कर दो ऊपर से, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर तो गायब हो गया, ऊपर में रह गया यहाँ 4 यहाँ 8, तो 1/8 रह गया, डिवाइडेड बाई यहाँ कितना रह गया, ठीक। अच्छा आर भी, एक आर भी रह रहा है तो ये r/8 रह गया। अच्छा यहाँ कितना रह गया, 4 - 1 3/4, इतना आ गया, पाई आर स्क्वायर तो गायब ही हो गया, तो ये आ गया -r/6, दैट इज द रिमेनिंग पोर्शन। माइनस क्या बता रहा है बेटा, कि ओरिजिन से पीछे की तरफ होगा, होना भी चाहिए था। तो अब आपसे क्या पूछेगा, डिस्टेंस, अब कहीं से भी डिस्टेंस बोले तो निकाल नहीं सकते क्या हम लोग, क्योंकि -r/6 कहाँ से आया, सेंटर से। अगर यहाँ से पूछ गए तो कितना हो जाएगा, ये वाले डिस्टेंस प्लस ये, यहाँ से पूछ गए तो ये वाले डिस्टेंस प्लस ये, यहाँ से पूछ गए तो ये r से इतना माइनस कर लेते तो ये आ जाता। ये को हमारे हाथ में, ये को बस फील आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए क्या किया। तो एक बच्चा ऐसे भी कर सकता है, एरिया के टर्म में। अगर आपको मास के टर्म में लिखना है तो वो भी निकाल लो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स रिमेनिंग इज इक्वल टू टोटल मास कितना है m, सेंटर ऑफ मास कहाँ है 0 पे, माइनस, अब बताओ जितना पार्ट काट के बाहर निकाला है उसका मास कितना होगा, सोचो बताओ तो जल्दी से। अरे भाई इसकी पूरे की रेडियस r है, इसकी रेडियस कितनी है r/2, तो मास कितना हो गया बोलो, अरे ऐसे लिख सकते हो ना,
कि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर। सो इसका कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका कितना आ गया, देखो सॉल्व करोगे तो m बाई 4 आ गया। तो इसका मास हो गया m बाई 4। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, m बाई 4 का क्या हुआ पार्ट, इसका सेंटर ऑफ मास r बाई 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, m माइनस m बाई 4। सॉल्व कर लेना, ये भी वही आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मास के टर्म में लिखो, और अगर थिकनेस और डेंसिटी सेम हो तो आप एरिया का टर्म भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, कि ये होता है कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम। अब ये कैविटी कहीं भी क्रिएट की जा सकती है। ठीक, आपको बस समझ आना चाहिए कि जिस साइज की कैविटी है उसका एरिया कितना है, ये आपको पता होना चाहिए, या उसका मास कितना है, कहाँ रखा गया है, उसके सेंटर की कोऑर्डिनेट आप निकाल लो, सेंटर को ओरिजिन मान लेना। ठीक, और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस पे बहुत बार आईआईटी भी क्वेश्चन पूछी हुई है, आईआईटी ने भी बहुत बार सवाल किया हुआ है, एंड नीट ने भी तो किया हुआ ही है। ठीक, नीट एम सब ने किया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, अब जैसे कि ये तो पार्ट हो गया हमारा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो हमने अभी तक सीखा है कि हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि किसी भी टाइप के बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, ये हमने अभी तक सीखा है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि आपने निकाल लिया था कि आर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है, m1 r1, याद करो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, m2 r2 एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यही था ना। अगर मैं r को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, r क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है, वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। सो क्या लिख देंगे, डी आर बाई डी टी, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 बाई मास ऑफ द सिस्टम, ये रह गया हमारा। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा देखो, ये आ जाएगा m1, ये कांस्टेंट था ना, बाहर निकाल लिया, m1 कांस्टेंट, r1 को डिफरेंशिएट किया तो v1 आ गया, r2 को डिफरेंशिएट किया v2 आ गया, एंड सो ऑन, जितने भी पार्टिकल्स हैं। देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे हम आ गए। ठीक, सेंटर ऑफ मास का मैं अब एज्यूम कर रहा हूँ, ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सबको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना आता है। अब हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। अच्छा ये देखो, ये क्या है, किसी भी पार्टिकल के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, मोमेंटम। तो दिस वन इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस वन इज द मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड सो ऑन। सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा ना बेटा। तो देखो ये पूरा क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आ जाओ, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब से आपको ध्यान में रखना है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना। देखो ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन वो सारे पॉइंट मासेस के लिए थे। अब ये क्या है, किसी भी रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है, किसी भी सिस्टम ऑफ मासेस के लिए वैलिड है। ठीक, हर जगह वैलिड है। अब आप बिल्कुल आप किसी भी पार्टिकल के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो पार्टिकल का अगर मोमेंटम आपको लेना है, लीनियर मोमेंटम, मतलब कोई भी रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई, या मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तुम्हारा मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो गया। क्लियर। अब जैसे देखो बेटा यहाँ पे, अगर मान लो कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं फर्दर, इस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फर्दर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू 1 अपॉन मास ऑफ द सिस्टम, ये को कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो। ये कितना आ जाएगा, m1 वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो ये देखो ये क्या आ गया, पहले बॉडी की, ठीक है ना, मास इनटू पहले बॉडी की एक्सेलरेशन, प्लस m2 a2 एंड सो ऑन, जितने पार्टिकल्स हैं उस पूरे सिस्टम में, उन सबके लिए ये काम किया। अच्छा ये क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से याद करो तो, कि किसी भी सिस्टम की मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करने से उसके ऊपर नेट फोर्स निकल के आता है, और स्पेशली नेट एक्सटर्नल फोर्स आता है, क्योंकि आपको पता है इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये सब हम जानते हैं अच्छे तरीके। तो ये क्या है, तो टोटल या नेट फोर्स exerted on particle 1 externally, net force exerted on particle 2 externally and so on। ठीक,
तो ये कितना आ जाएगा, पूरे सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लगा है उन सब का सम। यही आएगा ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। आप एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है बेटा? यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर ऐसे लिख दूं, ये कितना आ गया, F1 फोर्स आ गया, ये F2, याद रखना ये नेट फोर्स है, कोई एक फोर्स नहीं है। एक बॉडी पे मान लो एक से ज्यादा नंबर ऑफ फोर्स निकाल रहे हो, सॉरी लग रहा है, तो आप क्या करोगे, नेट फोर्स निकालोगे, वो नेट फोर्स मास के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो किस वन इज द नेट फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ पे? तो ये क्या आ गया हमारा, टोटल या नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, इसको यहां लेकर आओ, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो अब पॉइंट मास के लिए नहीं, अब हर तरीके के केस में वैलिड है। अब आप ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक, ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ अब से पहले जो भी हमने पढ़ा था ओनली डिफाइंड फॉर पॉइंट मासेस। अब ये क्या हो गया कि एक सिस्टम के लिए अब हमने डिफाइन कर लिया कि नेट फोर्स एक्सटर्नली ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो चार हैं, ये आपको एकदम बकायदा रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, एक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन या एक पॉइंट मास के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे। अब वैसे इनफाइनाइट मासेस एक जगह पे कलेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, हम सबका एक कंबाइंड इफेक्ट ले रहे हैं यहाँ पे कि ये पूरी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा। ठीक है, हालांकि याद करने में इसमें बहुत डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। ठीक, जो भी मोमेंटम निकाला था तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, नेट फोर्स एक्सटर्नली ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा टॉप हो गया ये जो आपको समझ नहीं आएगा? क्लियर है बेटा? अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ मोशन अगर जनरलाइज करना हो तो याद है आप लोगों को कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स लिखते थे हम लोग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू, ऐसे लिखते थे ना, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। याद है? याद है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? तो अब क्या हो जाएगा, ये तो पूरा सिस्टम है तो ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हो गया। अब इसी को सॉल्व करके क्या लिख देते हैं, मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज द जनरलाइज्ड रिजल्ट। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? बहुत ध्यान से रखना। ठीक, कुछ भी नहीं है, अगर सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर आप सोचोगे नहीं, इस पे विचार नहीं करोगे कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से आप किसी भी चीज को सॉल्व करना। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करता हूं यहाँ पे, जरा सब लोग बताएं। अगर मान लो कि ऐसा कुछ एक सिस्टम है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, लेट कंसीडर इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या मान लिया जाए? बताओ बताओ, जो जी चाहे वो एज्यूम कर लो। 50 मीटर, ये लो, ये 50 मीटर है। ठीक, इसका मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। ठीक है, ऐसे मान लिया मैंने, इसको फेंक दिया मैंने, इसको फेंक दिया मैंने कुछ 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक, 20 मीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंक दिया। ठीक, और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया। अब आपसे सवाल ये पूछा गया कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे बताओ, सबसे पहला सवाल कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस सेंटर ऑफ मास जो सिस्टम आप जो देख रहे हो, इसने मैक्सिमम कितना हाइट ट्रेवल किया है, ये आपको ने निकालना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया?
ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, बढ़िया सवाल, जो भी अभी तक पढ़ा है आपने सब कुछ यहाँ पे है। तो काइनेमेटिक्स को यूज करो। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लिया होगा सबने। ठीक, तो अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, सबसे पहले तो कुछ चीजें चेक करते हैं, आपको याद भी है या नहीं। क्या आपको याद है कि किसी पार्टिकल को ग्रेविटी यहाँ पे फ्री स्पेस है, ओनली एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी आपको कंसीडर करना है, बाकी कुछ और एक्सेलरेशन वगैरह कंसीडर नहीं करना है। अब दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी है। ठीक है, ये बताओ कितना मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा। याद करो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से फेंका जाए तो कितना ऊपर जाता है वो, यू स्क्वायर बाई 2g। तो देखो कि जरा इसकी स्पीड कितनी थी, 20, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 20, 20 मीटर ऊपर जाएगा। तो ये 20 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इस 20 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, यू स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 20 मीटर ऊपर जाएगा। अच्छा, इस 20 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड, यू बाई जी। तो यू कितना है 20, जी कितना है 10, 10 ले लो जी की वैल्यू, तो 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में ये 20 मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, क्योंकि 1 सेकंड में तो ये 20 मीटर, चलो ठीक है कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू स्क्वायर बाई 2 सी ये तो आ रहा है। तो सवाल आपसे 1 सेकंड पे पूछे गए, तो क्या तुम बता सकते हो इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड पे क्या रही होगी, इसकी वेलोसिटी 1 सेकंड पे क्या रही होगी, तभी तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, उससे पहले इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, क्या ये बता सकते हो। आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, इसको मैंने ऑरिजिन मान लिया, यहाँ के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये ऑरिजिन है, तो इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया बता दो, इस पोजीशन पे, मतलब t इक्वल टू 0 पे हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, अभी जस्ट फेंकने वाले हैं। ठीक, उससे जस्ट पहले ठीक यहाँ पे बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 50 मीटर है, तो y कोऑर्डिनेट x तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 50 हो गया, तो एक बार निकाल लो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इसका मास, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। तो मैंने तो सबसे पहले निकाल लिया कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक, मतलब इस कंडीशन में ये रहा, ये मैंने निकाल लिया 50/3, मतलब यहाँ से 50/3 मीटर के ऊपर यहाँ पे होगा। ठीक, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट कैसे निकाल। अब सोचो इसके बारे में कि इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, निकाल लो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सिर्फ इसके लिए बात करें तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। एक्सीलरेशन देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो a इज इक्वल टू प्लस जी। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी 1 सेकंड है। बता दो जरा कहाँ पे होगा, बोलो 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 बोलो, जी कितना है 10 है, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर, इसके बारे में देख लो। इसके बारे में अगर डिस्कशन करें, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो ऊपर में प्लस 20 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है इसलिए माइनस जी है, तो इसके लिए v को क्या लिख देंगे, u माइनस 10 इंटू 1 दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड, इसका भी 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, क्या लिखते हैं, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है क्या, ये t इक्वल टू 1 सेकंड ये आ गया हमारा। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे पहले v ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना, देखो देखो जरा पहले, t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितने की, तो 4 इंटू 20 मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास 2, उसकी वेलोसिटी 0 की डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस, कितना हो गया 6। तो ये कितना आ गया बता दो जरा, 40/3 मीटर पर सेकंड। देखो ये पॉजिटिव आया क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास t इक्वल टू 0 पे। ठीक, अच्छा t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बता देना जरा, बोलो बोलो, निकाल के देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। m1 रहा ये, इसका देखो कि वेलोसिटी 1 सेकंड पे कितना था, तो मास इसका 4 इंटू 10, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में याद रहे, प्लस इसका मास देखो 2, डायरेक्शन देखो वेलोसिटी का नीचे तो -10 है ना, याद रखना वेलोसिटी लिख रहे हो आप, स्पीड नहीं है ये,
ठीक है, तो प्रॉपर साइन होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई दैट इज 10/3 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? ठीक, उसने दूसरा सवाल क्या पूछा बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो वो भी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वो क्या है ना, समझ में आ गया? लेकिन बात तो आपको पता है। तो m1 चलो क्या हो गया, इसका कितना मास है 4 kg। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो तो डाउनवर्ड है तो -g प्लस इसका देखो 2 मास, एक्सेलरेशन उसका भी नीचे की तरफ तो -g डिवाइडेड 4 + 2 6 कितना आ गया? देखना जरा ऊपर में देखो कि ये -g आ गया। देखो कमाल हो गया भाई, एक्सेलरेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का रुकना ही रह गया, है ना? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे ही है। ठीक, बात समझ में आ गई? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, है ना? माइनस क्या बता रहा है नीचे की तरफ। क्लियर है बेटा? ठीक, तो ये दो पार्ट हो गए हमारे। क्लियर? अब t इक्वल टू 0 पे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पता है। क्लियर? आपसे क्या पूछा गया? अब मान लो कि ये पूरा सिस्टम गायब करो, हटाओ इनको, इनका कोई काम नहीं हमारा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने का मेन मोटिव क्या था कि अब इनको हटाएंगे और सिर्फ हम सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट लीव इट, इनको सारे सबको हटाओ, फेंको इनको बाहर। ठीक है, ये जब हो गया हमारा, इतना याद हो गया हमें, इसकी जरूरत तो हमें नहीं। ठीक, ये याद रखना। तो अब हमारे पास सिस्टम क्या हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है, इन पूरे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास जिसकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी थी 50/3 मीटर। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी थी? ये रही 40/3 मीटर पर सेकंड। ये VCM था इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 पे। क्लियर? और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g था। तो क्या तुम बता सकते हो कि अगर ये सेंटर ऑफ मास, इसका मास कितना हो जाएगा बेटा? बोलो। कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मतलब 4 और 2 6 kg। मतलब हम क्या मान लेंगे कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, बाकी भूल जाओ उनको, उनका कोई जरूरत नहीं है अब हमें। ठीक, उनकी जो जरूरत की काम थी वो हो गई है हमारी। अब ये कितना ऊपर जाएगा बताना जरा। याद करो तो किसी भी जगह पे अगर u स्पीड से फेंकी जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को तो कितना ऊपर जाता है? जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? h अगर हम निकालने जाए तो क्या लिखेंगे? तो vy² इक्वल टू प्योर काइनेमेटिक्स है बेटा, 2 एक्सेलरेशन ऑफ y अलोंग मल्टीप्लाइड बाई, जो देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना h है, तो vy को 0 हो गया मैक्सिमम हाइट पे, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ये रहा 40/3 का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है तो स्क्वायर ही तो कर रहे हैं। एक्सेलरेशन देखो -g, तो माइनस के ले लिया इंटू h। तो h देखो तो देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बोल सकता था u²/2g। ठीक, बट जरूरी नहीं कि आपको याद हो, याद नहीं हो तो हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40/3, मतलब ये 1600/9, 1600 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 20। कुछ कटा क्या? हाँ बिल्कुल कट गया। ये हो गया कि ये आ गया 160 डिवाइडेड बाई 18 आ गया, इतना मीटर ऊपर गया। ठीक, तो आपसे क्या बोला गया? मैक्सिमम हाइट। जनरली अगर कभी कहीं कोई लेवल ना गिवन हो तो उसको ग्राउंड से मानना। तो ये देखो तो पहले 50/3 था, अब यहाँ से ऊपर गया है इतना, दोनों को ऐड कर दो तो मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 50/3 मीटर प्लस क्या लिख देंगे 160 डिवाइडेड बाई 18 मीटर। सॉल्व कर लेना इसको, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेना। हो गया, क्वेश्चन का जो मेन मोटिव था सॉल्व होने का वो हमने कर लिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये, खूब पूछे जाते हैं नेट और जेईई में इस तरीके से। एक तो याद रखना इन सारी चीजों का। ठीक है बेटा, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हो गया। अब जरा एक बात समझो कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू dp/dt is equal to mass times acceleration, mass of the system multiplied by acceleration of center of mass। और ये क्या है? ये भी सिस्टम का, ये पढ़ा हमने। अगर मान लो ऐसा हो जाए आपको दिखे कि जो भी हमारे पास सिस्टम था
उस सिस्टम के ऊपर जितने भी एक्सटर्नल फोर्स हैं उन सबका वेक्टोरियल सम 0 है। तो फिर सवाल दिमाग में ये होना चाहिए कि इन what कंडीशन the sum of all the forces will be 0। तो एक पहला कंडीशन, या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, दूसरा अगर लगे तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में। ये बातें अगर दो चीजें आपके दिमाग में है तो आप तुरंत डिसाइड कर लोगे, याद रखना एक्सटर्नल लेना है, बाकी आपस में क्या अप्लाई करिए, जो सिस्टम तुमने लिया है उनका जो इंटरनल फोर्सेज है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? टाइम बचाने की बात है, करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन एक्सटर्नल देखना जनरली। तो एक्सटर्नल फोर्स का अगर सम 0 हो जाए, अगर मान लो कि ऐसा हमें कभी दिखे कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर 0 हो जाए, ठीक, अगर ये 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा? मास ऑफ द सिस्टम को 0 हो नहीं सकता। अरे सिस्टम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उनका मास कैसे 0 हो सकता है? मास को भी स्केलर, मास के स्केलर क्वांटिटी और वो नेगेटिव होता नहीं है, तो वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो सोचो जरा कि सेंटर ऑफ मास क्या था? एक जस्ट पॉइंट जहां पे पूरी मास कंसंट्रेट है, उसकी एक्सेलरेशन 0, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी ना? कि ये बात तो आपको समझ आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? दैट इज कांस्टेंट। क्लियर है? अगर ये सिस्टम, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर ये 0 हो जाए, ये 0 तभी होता है ना जब ये डिफरेंशिएशन में ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाए। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो वापस से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आ गए। तो सिस्टम के पार्टिकल आपस में कहीं भी मूव करें, जो उनकी इनिशियल मोमेंटम होगी वही फाइनल होगी। अगर वो इनिशियली उनकी मोमेंटम 0 थी, मतलब एक दो पार्टिकल अगर ले लो, ये दोनों पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में भाग, अगर यहाँ पे मान लो कि ये रेस्ट पे है, ऐसे बस कंसीडर कर लो, ये रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, मतलब इनका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम मोमेंटम को, इसका मोमेंटम देखो इस तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया, तो डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट को अल्टीमेटली की तरफ भागना पड़ेगा। ठीक, ताकि ये दोनों मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये केस हमने ऑलरेडी मोमेंटम में देखा हुआ है कि एक बॉम्ब जब एक्सप्लोड होता है तो एक पार्ट अगर राइट साइड भागा तो दूसरे को लेफ्ट साइड जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉम्ब है वो इंटरनल रिएक्शंस के कारण या इंटरनल मैकेनिज्म के कारण ब्लास्ट हुआ है, आपने कोई उसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारा था। समझ में आ गई बात? मतलब आपने कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया था। तो उस केस में जितनी मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट की होगी उसको कैंसिल करने के लिए दूसरे की मोमेंटम होगी। अब दो से ज्यादा भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर किए हुए हैं। अगर ये इस तरफ भागता तो इसको भी डेफिनेटली इस तरफ भागना होगा ताकि ये मोमेंटम कैंसिल आउट हो जाए। ये तो दो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? और भी होते तो उसके केस में बात करते हैं। तो ये क्या समझ में आया आपको? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मानो तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। ये लिख सकते हैं हम लोग। अगर ऐसा हुआ कहीं, अगर तुम्हें ऐसा दिख रहा हो कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी 0 थी भाई, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल क्या होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि ये तो दोनों इक्वल होने हैं। कि इनिशियल अगर 0 हो गया, अब आपको पता है कि इनिशियल 0 कैसे होगा, वो निकाल लोगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला था ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को आपको निकालना आता है। अगर आपको 0 दिख रहा है इनिशियली, तो डेफिनेटली फाइनली भी वो 0 पे होगा। तो सोचो तो जरा, इनिशियली 0 पे था, फाइनली 0 पे है, ठीक, तो क्या सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं। सेंटर ऑफ मास जहां था वही का वही रहेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, जहां था वही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वही का वही रहेगा। समझ आ गई बात? मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ठीक, जिस बच्चे को ये पूरी कहानी समझ में आती है, अब इसके ऊपर बेस कोई सा भी सवाल है आपको, मतलब आप क्वेश्चन को करने से पहले ये पूरी कहानी जो ना उस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देना। ठीक, अप्लाई करके दिखाता हूं मैं। अब इसे देखो, मान लो कि ऐसा एक क्वेश्चन एक बोट है हमारे पास,
इस बोर्ड के ऊपर आप यहाँ पे कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। ये बोर्ड की मास है कैपिटल एम, ठीक, यहाँ पे है। ये नीचे रिवर है, नीचे स्मूथ सरफेस है, ठीक है ना। ये प्लैंक मान लो, ये प्लैंक है, ये प्लैंक जिसके ऊपर रखा हुआ है, ये प्लैंक जिसका मास क्या है कैपिटल एम, ये स्मूथ है, ठीक है ना। ये स्मूथ सरफेस है, नीचे क्या है स्मूथ सरफेस है, मैंने लिख भी दिया है, इसका मास स्मॉल है, ठीक है। अब ये जो पर्सन है ये इसके अंतिम कॉर्नर पे ऐसे खड़ा था, ठीक। आपको पता है जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, ठीक। तो सवाल ये है कि ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि पीछे को जाएगा, तो क्यों जाएगा, अब इससे हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो प्लैंक और मास सिस्टम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, अगर सिर्फ प्लैंक होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता, इसके सेंटर पे, है ना, यूनिफॉर्म प्लैंक है, क्लियर है बेटा, ठीक। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसका कहीं यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक। हम हाइट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं, ठीक है। ये इस यहाँ फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहीं एक्स कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पे होगा, होगा ना। अब सोचो तो जरा, जब तुम इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर रहे हो, तुमने फोर्स प्लैंक पे लगाया, प्लैंक ने तुम्हारे ऊपर लगाया, तो तुम, और अगर प्लैंक एक सिस्टम के पार्ट है तो उस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना, तुमने जितना प्लैंक पे लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ से प्लैंक ने तुम्हारे ऊपर उतना लगाया, दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि वो इंटरनल फोर्स थे। बाहरी क्या, इस पर्सन को किसी ने धक्का दिया, इस प्लैंक को किसी ने धक्का दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जब ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब पहली बात तो हमारे बात दिमाग में आ गई कि सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जो है वो क्या है, जीरो, क्लियर। क्योंकि हमें ये पूछा गया है कि ये पर्सन यहां से चलकर बिल्कुल लास्ट पे, इसकी लेंथ एल है, पहुंचा है, तो बताओ उतने देर में प्लैंक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और किस डायरेक्शन में गया होगा। तो ये बात तो हमारे समझ में आ रही है कि ये आगे जाएगा तो ये पीछे, कारण क्या है, ये आगे जाएगा प्लैंक को पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा तो प्लैंक पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, वही गन और बुलेट सिस्टम वाली बात है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो अब उसके बारे में और देखो, ये हो गया, तो ये जैसे ही हुआ आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, जीरो, मास क्या था कांस्टेंट। ये भी बात आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल देखो ये रेस्पेक्ट है, तो जब कांस्टेंट है तो इनिशियल जीरो तो फाइनल भी जीरो होना चाहिए, मतलब ये कंबाइंड इनका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट पोजीशन हो गया, ठीक है, ये हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वो जीरो हो गया, ठीक। मतलब वेलोसिटी ही सेंटर ऑफ मास की जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं रहेगा। इसी कारण से तो ये राइट में जा रहा है तो इसको लेफ्ट में जाना पड़ा, अभी तो बताया था इसके पहले एग्जाम्पल, ठीक है। तो बस ऐसे सोच लो कि जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंचा उतने देर में प्लैंक जो है वो यहाँ पहुंच गया है, ऐसा, क्लियर है बेटा। अब ये पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये जो प्लैंक है वो इधर को एक्स डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। तो सोच के बताओ जरा कि पर्सन ने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में कितना, एक्चुअली में तो वो यहाँ से चलकर वहां गया, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, उसने किस, क्योंकि हम जो भी लिख रहे हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और आपको पता है कि ये ग्राउंड से ऑब्जर्व किया जाता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड भी वहीं से, तो हम सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो सोचो जरा, ये पर्सन जो मान लो कि तुम यहाँ खड़े हो गए, तुम्हें क्या दिखेगा कि इनिशियली यहाँ पे था, फाइनल यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कितना गया, इतना आगे की तरफ गया, इस डायरेक्शन में कितना गया बेटा, देखो कि ये लेंथ कितना है, ये एल था, ये एक्स है, तो ये क्या एल माइनस एक्स आगे गया, क्लियर। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को वहीं की वहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इस पोजीशन को ही जीरो मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है ये देखो, ये कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास है, ये ओरिजिनल लाइन ये है हमारा, वहीं का वहीं है, ठीक है, समझ में आ गया बात। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर मैं यहाँ डेल्टा लिख दूं, डेल्टा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, change in x coordinate of m1, change in x coordinate of 2 divided by mass को masses का सम, ये आ गया, क्लियर। और ये तो चेंज ही नहीं हुआ है, तो जीरो है, कि ये पूरा आकर जीरो हो गया, तो ये कितना आ गया, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, या m1 किसी एक को मान लेते हैं, मान लो प्लैंक को ले लेते हैं, तो वो कितना है कैपिटल है, देखो कि प्लैंक ने कितना मूव किया, उसकी पोजीशन में कितना शिफ्टिंग हुई है, चेंज कितना हुआ है, माइनस एक्स, लेफ्ट साइड में है ना, तो माइनस एक्स
ये -x आ गया, प्लस m2 कौन सा है, ये जो पर्सन है उस पोजीशन में कितनी शिफ्टिंग हुई है, l-x राइट साइड में, तो ये प्लस में होगा l-x। देखो इसको सॉल्व करो तो x कितना आ गया, स्मॉल m कैपिटल L डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M, मतलब इतना पीछे की तरफ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। देख लो ना, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे 2-4 क्वेश्चन करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कि इस क्वेश्चन की मैं ये बोल दिया जाता कि ये यू स्पीड से स्टार का, तो बताओ इसकी रिक्वायल स्पीड कितनी है। बात समझ में आ गई? तो क्या जरूरत है, ठीक, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि हमें को पोजीशन निकालना नहीं है, हमें तो रिक्वायल स्पीड चाहिए। तो मान लो कि ये प्लैंक जो है वो आपको ये तो पता ही है कि पीछे की तरफ जाएगा, तो v वेलोसिटी से रिक्वायर कर रहा है, और ये पर्सन इस प्लैंक के ऊपर u स्पीड से जा रहा है। u क्या है, स्पीड या वेलोसिटी जो लिखना चाहो, क्योंकि डायरेक्शन बता दिया इसलिए उसको स्पीड बोल रहा हूं मैं। स्पीड ऑफ पर्सन विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये, ठीक। तो जरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बता दो, बोलो तो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देता हूं यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ऐसे लिखा जाएगा ना। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? अब जरा देखना, जरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक कितना, वो u है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लैंक कितना, ये पीछे की तरफ गया, तो ये -v हो गया, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आ गया, u माइनस v इतना हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि नेट फोर्स अगेन हमारा क्या है, एक्सटर्नल 0 है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, कंजर्व कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे थे तो फाइनली रेस्ट पे होगा, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, मतलब जब सिस्टम रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम टू 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या आना चाहिए, 0। तो फाइनल मोमेंटम में देखो ये मूव कर रहा है, तो m इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, तो ये है u माइनस v प्लस कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी देखो पीछे की तरफ है -v है, इक्वल टू 0, तो v आ गया mu डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। याद करो गन एंड बुलेट सिस्टम में भी ऐसा किया था हमने, इतने से रिक्वायर कर जाएगी ये प्लैंक। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट 2-4 क्वेश्चन कर देते हैं, मजा आ रहा है इस पे। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ कि ये बोट है, इस बोट पे 2 पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे, एक पर्सन यहाँ पे, ठीक। बोट की लेंथ है कुछ 10 मीटर मान लो, ठीक। इसका मास है 60 kg, ये है 50 kg, ये बोट जो है खुद में 20 kg, ठीक। समझ में आ गया? अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ, अब ये बोट जो है ना पानी में फ्लोट कर रहा है, स्मूथ सरफेस है, नीचे स्मूथ सरफेस है, ठीक, ताकि हम फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर करके, तो इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्लियर? अब ये आपस में ये मूव करके इसके सेंटर पे आके मिले, तो बताओ ये बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक। तो ये बात तो समझ में आ गई फिर से कि ये बेचारा यहाँ आगे को जाएगा, ये इधर को आएगा, ठीक। जो भी फोर्सेज ये बोट के साथ लगाएंगे, बोट उतना ही फोर्स उनके ऊपर लगाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब इस पूरे सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि शिफ्टिंग तो एक्स डायरेक्शन में होनी है बेटा। वाई डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, एमजी लग रहा है, वो आपस में बैलेंस कर रहा है, हमें उनका कोई बोट ऐसा थोड़ी है कि हम इधर चलेंगे बोट हवा मुड़ जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बोट के इसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मूव करेगा, ठीक। ऐसे ये बात समझ में आया, फिर हमारे पास ये पता चल गया, ये 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, और इस केस में देखो इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनली भी 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, क्योंकि हमें एक्स कैलकुलेट करना है, तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, मतलब जो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं रहेगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे कि ये बेसिकली क्या होता है कि इससे दैट इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2, क्योंकि अब इसमें 3 पार्टिकल है तो 3 के लिए लिख रहे हैं हम लोग, m3 डेल्टा x3 डिवाइडेड बाई तीनों का मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये क्या है 0 है हमारा, ठीक। ये पूरा नहीं आकर 0 हो गया। अब किसी एक को ले ले, मान लो कि इस पूरे केस में यहाँ पे बोट जो है
इतना सा रख गया, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, अच्छा बोट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बिल्कुल उसके सेंटर पे होगा ना। तो सोचो जरा, मतलब अब क्वेश्चन था कि ये दोनों मिल रहे हैं उसके सेंटर पे, तो ये रहा उसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर कितना डिस्टेंस मूव कर गया बेटा? इस तरफ एक्स। ठीक, अच्छा ये देखो, ये बेचारा यहां से चलकर यहां तक आया है, तो कितना डिस्टेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कवर किया है इसने? सोचो तो जरा। ये देखो, ये कितना था? L/2 डेसीमीटर का, मतलब ये 5 बेचारा यहाँ पे आया, तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 5 + x इधर की तरफ। ठीक, इस बेचारे ने कितना कवर किया? वो तो बेचारा हमें ग्राउंड पे दिख रहा है कि वो को यहाँ था और यहाँ पहुंचा, तो ये वाली डिस्टेंस राइट साइड में उसने कवर की है, कितना? निकाल लो, ये कितना का जस्ट, सॉरी जस्ट तो पूरा था, ये 5 और ये x है, तो ये 5 - x। ठीक, तो M1 ले लेता हूं मैं इसको, तो M1 ने उसके पोजीशन में शिफ्टिंग राइट साइड की हुई है, M1 कितना था? 60 kg, है ना। अच्छा M2 लेते हैं बोट को, बोट का मास कितना था? 20 kg, वो किधर को शिफ्ट हुआ है? देखो नेगेटिव डायरेक्शन, तो -x प्लस इस 50 kg वाले ने कितना शिफ्टिंग किया है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 5 + x किधर? लेफ्ट साइड, तो M3 कितना है? 50, यहाँ क्या लिख देंगे ब्रैकेट में -5 + x, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करके x कैलकुलेट कर लेना है, इससे पता चल जाएगा कि ये जो प्लैंक है या बोट जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और किस, अगर x पॉजिटिव आ गया मतलब पीछे की तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो हमने पीछे माना था तो उसको अपोजिट कर लेना, उसको राइट साइड जाना होगा। ठीक है, क्यों जाना होगा? ताकि सेंटर ऑफ पोजीशन चेंज ना हो, बस इसी के लिए सारा काम हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक, एक और सवाल कर सकते हैं अभी भी। एक और सवाल ये है कि अब मान लो कि ऐसा कुछ हुआ कि ये प्लैंक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये स्मूथ सरफेस पे, नीचे जो है वो स्मूथ सरफेस है, ये कैपिटल एम स्मॉल एम, ये नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जैसे नीचे गिरना स्टार्ट होगा, ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लैंक पीछे की तरफ जाएगी, ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो कितना जाएगा जब ये नीचे की तरफ आ जाएगा? ठीक, समझ में आ गया, तो हम लिख लेते हैं, ये एंगल थीटा गिवन है, क्लियर। ये वाली लेंथ मान लो कि ये वाली लेंथ हमारी गिवन है L है। ठीक, अब जरा सोचो, जब भी ये देखो, मैं क्योंकि शिफ्टिंग किधर हो रही है? एक्स डायरेक्शन में, तो मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नॉर्मल वगैरह लग रहे होंगे। ठीक है, जो भी लग रहे होंगे वो तो इंटरनल फोर्सेज है, उन पे हम कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में 0, जब एक्स लिख दिया तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली रेस्ट था तो फाइनली भी रेस्ट पे होगा, मतलब डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास वो 0 होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है, लगातार हम क्वेश्चन में ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब कि कैपिटल एम इंटू डेल्टा x1 प्लस स्मॉल एम इंटू डेल्टा x2 ये 0 आएगा। ठीक, तो अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम देख तो ले कि कितना आ गया। तो मान लो कि केस ऐसा कुछ हो गया, अब ये केस बना रहा हूं मैं, ये जो है वो बेचारा शिफ्ट होके यहाँ आ गया है इस तरीके से, यहाँ ये एक्स शिफ्ट हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है वो एक्स शिफ्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही नीचे पहुंचा। क्लियर, अब एक बार जरा देखकर बताना कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और किस डायरेक्शन में किया है, देखना जरा। इनिशियली वो यहाँ था एक्स डायरेक्शन में, फाइनली यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है, क्या निकाल सकते हो? आसान है, देखो ये एल गिवन है, ये एंगल थीटा गिवन है, तो ये कितना आ गया? एल कॉस थीटा। तो देखो ये पूरी लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है? एल कॉस थीटा, और ये देखो एक्स, तो ये कितना आ गया? एल कॉस थीटा माइनस एक्स, इतना हो गया। क्लियर, तो हम क्या लिख लेंगे? कैपिटल एम ने नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस कवर किया है, प्लस स्मॉल एन ने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो राइट साइड को, तो ये प्लस में आ गया, एल कॉस थीटा माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया विच इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स आ गया हमारा एम एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, क्या
तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पार्टिकल। क्यों मूवमेंट हो रही है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को शिफ्ट नहीं होना है, उसको अपनी जगह पे रहना है। हाइट में चेंज हो रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरी कहानी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, और भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे हमारे ऊपर, ठीक है ना, उसको करेंगे। आज तो हमारा टाइम एंड हो गया है, ठीक, समझ में आ गया बेटा? तो चलो अब अगली क्लास में और भी कुछ इसके ऊपर कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, एंड फिर हम रोटेशनल मोशन पे चलेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ध्यान रखिए आप लोग, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।